हेलो एवरीवन, वेलकम बैक। हम इस कोर्स के थर्ड चैप्टर पर आ गए हैं, जो है इंट्रोडक्शन टू बैंकिंग। इस चैप्टर में हम सीखेंगे कि बैंक क्या होते हैं, बैंक काम कैसे करते हैं, बैंक के द्वारा कौन कौन सी सुविधाएं ऑफर की जाती हैं, बैंक अलग अलग सेक्टर्स में किस तरह के काम कर रहे हैं, बैंक की साइबर सिक्योरिटी से जुड़े रिस्क और खतरे क्या हो सकते हैं, और आज के टाइम में बैंकिंग के की फोकस एस्पेक्ट्स क्या हैं, यानी कि आज के टाइम में बैंकिंग में किन बातों पर खास तौर पर जोर दिया जा रहा है। आइए सबसे पहले हम समझते हैं कि बैंक आखिर होता क्या है और ये काम कैसे करता है। बैंक शब्द आपने बहुत नॉर्मल बोलचाल में बहुत बार सुना है, पर जब आप ये शब्द सुनते हैं तो आपके दिमाग में सबसे पहले क्या आता है? अगर आम भाषा में कहें तो एक ऐसी जगह जहां आप अपना पैसा सेफ रख सकते हैं और उस पर आपको इंटरेस्ट भी मिलता है, राइट? हाँ, ये आपका सोचना सही है, पर बैंक का ये सिर्फ एक छोटा सा पहलू है। आइए बैंक के बारे में विस्तार से जानते हैं। बैंक एक वित्तीय संस्थान यानी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन है जो आपके धन की सुरक्षा करता है। बैंक आपके पैसे किसी और के अकाउंट में ट्रांसफ़र करने में आपकी मदद करता है और कभी आपको पैसों की ज़रूरत पड़ जाए तो लोन भी प्रोवाइड करता है। बैंक उन ग्राहकों के बीच का एक कनेक्शन है जिनके पास पैसे की कमी है या जिनके पास काफ़ी ज़्यादा पैसा है। सीधे शब्दों में कहें तो बैंक उन लोगों के पैसे डिपॉजिट करवाता है जो बैंक में पैसे जमा करवाकर सेविंग करना चाहते हैं, और उन लोगों को लोन प्रोवाइड करवाता है जिन्हें पैसों की ज़रूरत होती है। बैंक्स का प्राइमरी रोल होता है कि जिन लोगों के पास पैसे हैं उन्हें ऐसे लोगों से जोड़ना जिन्हें उन पैसों की ज़रूरत है। हम अपने रोज़मर्रा की ज़िंदगी में किसी न किसी तरह से बैंक से जुड़े हैं। ये कहना गलत नहीं होगा कि डायरेक्टली और इनडायरेक्टली बैंक हमारी ज़िंदगी का एक हिस्सा है। आइए जानते हैं कि हमें बैंक की ज़रूरत क्यों है। ज़रा सोचिए, अगर आपके पास बैंक अकाउंट नहीं है तो आप किन किन सुविधाओं से वंचित रह जाएंगे। अगर आपका बैंक अकाउंट नहीं होगा तो ना आपके पास डेबिट कार्ड होगा और ना ही कोई क्रेडिट कार्ड। बिना बैंक अकाउंट और क्रेडिट और डेबिट कार्ड के एटीएम मशीन आपके लिए सिर्फ एक लोहे का डब्बा है, जिसकी सुविधा का आपके जीवन से कुछ लेना देना नहीं है। बैंक अकाउंट नहीं होगा तो ना चेक्स का आदान प्रदान होगा, ना लोन मिलेगा और ना ही कभी कोई सेविंग अकाउंट होगा जहां आप अपना पैसा जमा करा सकते हैं। अपनी लाइफ से सिर्फ कुछ देर के लिए बैंक को हटाकर सोचना ही बहुत डरावना विचार है। बैंक हमारी डेली लाइफ का एक इम्पॉर्टेंट हिस्सा बन गए हैं और मॉडर्न इकोनॉमी में इसकी खास ज़रूरत है। बैंक आपको ऐसी जगह देते हैं जहां आप अपनी मनी सेफ रख सकते हैं। बैंक आपको बहुत सारी सुविधाएं देता है। फॉर एग्जाम्पल, आप जब मन चाहे बड़ी आसानी से चेक या ऑनलाइन बिल पे के थ्रू अपना बिल का भुगतान कर सकते हैं। बैंक आपको इन्वेस्टमेंट्स, फाइनेंशियल एडवाइस और काउंसलिंग भी ऑफर करता है। सीधे शब्दों में बैंक आपको आपके पैसे सेव करने में आपकी हेल्प करता है। बल्कि कई बैंक तो बैंक में रखे आपके पैसे पर इंटरेस्ट भी देते हैं। अब अगर हम बैंक के ऑफर की बात करें तो वो एंडलेस हैं, पर इंपॉर्टेंट बात यह है कि नाउ वी नो बैंक हमारे लिए कितने ज़रूरी हैं। अभी तक हमें ये बात तो समझ आ गई कि बैंक्स आर वेरी इंपॉर्टेंट। चलिए अब हम ये समझते हैं कि बैंक काम कैसे करते हैं। बैंक में अपने पैसे जमा कराते समय क्या कभी आपने सोचा है कि बैंक आपके पैसे का क्या करेगा? इतने सारे लोग रोज बैंक में पैसा जमा कराते हैं, तो आखिर ये पैसा जाता कहाँ है? बैंक कैसे काम करता है, आइए पता करते हैं। जब भी कोई कस्टमर बैंक में पैसे जमा कराता है तो बैंक उस पैसे को दूसरे लोगों को इंटरेस्ट पर दे देता है। पैसा जमा कराने वाले कस्टमर को उसके पैसे पर बहुत स्मॉल अमाउंट ऑफ इंटरेस्ट बैंक की तरफ से मिलता है, जबकि बैंक उसी पैसे को ज़्यादा रेट ऑफ इंटरेस्ट पर दूसरे कस्टमर को लोन के रूप में दे देता है, और इन दोनों इंटरेस्ट मनी के बीच का डिफरेंस ही बैंक का फ़ायदा होता है। फॉर एग्जाम्पल, अगर कोई अपनी सेविंग अकाउंट में 1 साल के लिए 1 लाख जमा कराता है तो नॉर्मली बैंक उसे 4% ब्याज देते हैं, लेकिन अगर वही बैंक किसी को 1 लाख का लोन देता है तो उससे 11% ब्याज लेता है। मतलब सेविंग में 4,000 का ब्याज कस्टमर को दिया और लोन पर कस्टमर से 11,000 का ब्याज लिया, तो बैंक का नेट प्रॉफिट हुआ 7,000। आइए अब समझते हैं कि ये डिसीजन मेकिंग पावर किसके पास होती है। भारत में जब भी कोई बैंक या उसकी ब्रांच खोली जाती है तो सरकार उसके लिए नियम तय करती है। मोस्टली इंडियन बैंक कॉरपोरेशंस
और कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ हैं या फिर इन दोनों का कॉम्बिनेशन होते हैं। बैंक्स को बहुत बारीकी से चेक किया जाता है। अलग अलग अथॉरिटीज़ और सरकार बैंक को स्ट्रिक्ट प्रोसीजर एंड प्रिंसिपल फॉलो करने की सलाह देते हैं। दुनिया भर में सरकार बैंक्स को सुपरवाइज करती हैं ताकि वो उस देश के पैसे की सेफ्टी और स्टेबिलिटी की गारंटी दे सके। आइए देखते हैं आपको बैंकिंग के बारे में कितना समझ आया है। द करेक्ट ऑप्शन इज ए, बैंक्स रिसीव फंड्स फ्रॉम कस्टमर डिपॉजिट्स। द करेक्ट ऑप्शन इज सी, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया डिसाइड द रूल ऑफ ओपनिंग ए बैंक और इट्स ब्रांचेस। द करेक्ट ऑप्शन इज डी, all the mentioned services such as retail banking, trade finance and treasury operations are offered by banks. आइए अब समझते हैं कि ये बैंक्स क्या क्या सर्विसेज ऑफर करते हैं। मोटे तौर पर बैंक की सर्विसेज को 3 कैटेगरीज में बांटा गया है: रिटेल बैंकिंग, ट्रेड फाइनेंस एंड ट्रेजरी ऑपरेशंस। आइए तीनों को एक एक करके समझते हैं। पहली है रिटेल बैंकिंग। रिटेल बैंकिंग का काम होता है डे टू डे रिटेल सर्विसेज देना, जैसे डिपॉजिट्स, लोन्स, ओवरड्राफ्ट्स, रेमिटेंस और इन सब सर्विसेज के रिकॉर्ड मेंटेन करना। दूसरी सर्विस है ट्रेड फाइनेंस। इसका नाम ही हमें इसके बारे में बता रहा है। ट्रेड फाइनेंस में ट्रेड यानी व्यापार से जुड़ी सभी सर्विसेज इंक्लूड होती हैं, जैसे क्रेडिट के लिए लेटर इशू करना, बिल्स एक्सचेंज के लिए खरीदना या बेचना, प्रॉमिसरी नोट्स और अदर ड्राफ्ट्स। तीसरी सर्विस है ट्रेजरी ऑपरेशंस। इस सर्विस में फॉरेन एक्सचेंज, बॉन्ड्स एंड सिक्योरिटीज़ की परचेजिंग एंड सेलिंग शामिल होती है। इन 3 इंपॉर्टेंट सर्विस के अलावा भी बैंक कई और सर्विसेज ऑफर करता है, जैसे आपको कब और कहाँ इन्वेस्टमेंट करने चाहिए, इस बारे में बैंक इंडिविजुअल्स काउंसलिंग कंडक्ट करता है। बाकी है शॉर्ट टर्म फंड मैनेजमेंट एंड पोर्टफोलियो मैनेजमेंट। इन सब के बारे में भी हम विस्तार से नेक्स्ट मॉड्यूल में जानेंगे। आइए अब भारत के प्रमुख बैंकिंग सेक्टर्स पर एक नज़र डालते हैं। इंडिया में बैंक्स को उनके द्वारा दिए गए प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज के आधार पर 4 सेक्टर में डिवाइड किया गया है: कमर्शियल बैंकिंग, रिटेल बैंकिंग, सेंट्रल बैंकिंग एंड इन्वेस्टमेंट बैंकिंग। आइए पहले कमर्शियल बैंकिंग के बारे में जानते हैं। कमर्शियल बैंकिंग का सारा फोकस कॉरपोरेट और कमर्शियल बिजनेस पर होता है। कमर्शियल बैंकिंग का मेन काम डिपॉजिट्स रिसीव करना और बिजनेसेस को लोन देना होता है। कमर्शियल बैंक का पूरा मॉडल रिलेशनशिप मैनेजमेंट पर आधारित होता है। कमर्शियल बैंकिंग में रोज़मर्रा की सेवाएं भी शामिल होती हैं, जैसे सेविंग्स अकाउंट्स, क्रेडिट कार्ड्स, इन्वेस्टमेंट सर्विसेज एंड अदर्स। रिटेल बैंक बैंकिंग का सबसे कॉमन फॉर्मेट है जो हम देखते हैं। रिटेल बैंक वो बैंक हैं जो हमारी ज़रूरतों को पूरा करते हैं। रिटेल बैंक कस्टमर का पैसा सेव करने, लोन देने और इन्वेस्टमेंट्स करने में मदद करता है। क्योंकि रिटेल बैंक की फाइनेंशियल सर्विसेज की रेंज बहुत बड़ी है, इसलिए इनका कस्टमर बेस भी काफ़ी ज़्यादा है। सेंट्रल बैंक सरकार के द्वारा बनाए जाते हैं और इसलिए इन पर सरकार का ही अधिकार होता है। पैसे को प्रोटेक्ट और सप्लाई करना और दूसरे बैंकिंग इंस्टीट्यूशंस के साथ मिलकर कैसे उस पैसे को रेगुलेट करना है, ये सब सेंट्रल बैंक के अंडर आते हैं। इन बैंक्स के मेन फंक्शंस मॉनेटरी पॉलिसी को इम्प्लीमेंट करना, फॉरेन एक्सचेंज और गोल्ड रिजर्व्स को मैनेज करना और बैंकिंग इंडस्ट्री को सुपरवाइज और रेगुलेट करना होता है। फोर्थ है इन्वेस्टमेंट बैंकिंग। इन्वेस्टमेंट बैंकिंग का काम होता है फाइनेंशियल एसेट्स के पोर्टफोलियोज मैनेज करना, सिक्योरिटीज़, फिक्स्ड इनकम, कमोडिटी एंड करेंसी में ट्रेड करना और मर्जर्स और एक्विजिशंस के लिए कॉर्पोरेट एडवाइजरी सर्विस ऑफर करना। कहते हैं जहां ज़्यादा पैसा होता है वहां खतरा भी होता है। आइए जानते हैं फाइनेंशियल सेक्टर में किस तरह का खतरा रहता है। बैंकिंग के ऑनलाइन होने से आजकल सबसे बड़ा खतरा साइबर क्राइम है। आज के युग में जब साइबर क्राइम इतना बढ़ रहा है तो बैंक का इससे बच पाना बहुत मुश्किल है। आइए फाइनेंशियल सेक्टर से जुड़े रिस्क पर एक नज़र डालते हैं। क्रेडेंशियल स्टफिंग एक प्रकार का साइबर अटैक होता है जो बैंकिंग कस्टमर्स के पर्सनल डेटा को टारगेट करता है। हैकिंग का मतलब है कि किसी कंप्यूटर नेटवर्क का अनऑथराइज्ड एक्सेस लेना और फिर गैर कानूनी तरीके से उसका यूज़ करना। फिशिंग एक कॉमन टाइप का साइबर अटैक है
जिससे यूज़र डेटा जैसे कि लॉगिन क्रेडेंशियल्स और क्रेडिट कार्ड नंबर्स चोरी किया जा सकता है। नेक्स्ट है स्पूफिंग। स्पूफिंग एक नए प्रकार का साइबर सिक्योरिटी थ्रेट है जिसमें हैकर्स बैंकिंग वेबसाइट की डुप्लीकेट वेबसाइट बना देते हैं जो हूबहू ओरिजिनल वेबसाइट की तरह ही दिखती है और काम भी वैसे ही करती है। अब जब भी कोई कस्टमर अपने अकाउंट को लॉगिन करता है उसके अकाउंट से संबंधित सारी जानकारी हैकर्स चुरा लेते हैं और फिर बाद में अपने फ़ायदे के लिए उसका उपयोग करते हैं। नाउ लेट्स टेक अ क्विक लुक एट द की फोकस एस्पेक्ट्स ऑफ टुडेज बैंकिंग सिस्टम इन इंडिया। आज के टाइम में बैंकिंग सिस्टम में जिन चीज़ों पे फोकस किया जा रहा है वो हैं CBS, CRM, EFT, ECS, ABB, रिस्क, ATMs एंड मोबाइल बैंकिंग। चलिए इनके बारे में विस्तार से जानते हैं। CBS मतलब कोर बैंकिंग सॉल्यूशंस। CBS एक बैंकिंग सेवा है जो नेटवर्क वाली ब्रांचेज के ग्रुप द्वारा प्रदान की जाती है। इसमें कस्टमर्स किसी भी मेंबर ब्रांच में जा सकते हैं और अपने अकाउंट से जुड़ी बेसिक ट्रांजैक्शंस यानी लेन देन कर सकते हैं। कोर बैंकिंग के सबसे महत्वपूर्ण सॉल्यूशंस हैं इंटरनेट बैंकिंग, फ़ोन बैंकिंग एंड ATMs। CRM और कस्टमर रिलेशनशिप मैनेजमेंट। CRM की फुल फॉर्म ही इसका काम बता रही है। बैंकिंग में CRM का मतलब है कि कस्टमर्स को सही तरीके से मैनेज करना और उनकी ज़रूरतों को समझकर सही सॉल्यूशन प्रोवाइड करवाना। और इसके लिए कई बार बैंक को उसके पास्ट, करंट और पोटेंशियल कस्टमर्स के डेटा को एनालाइज करना पड़ता है। इलेक्ट्रॉनिक फंड्स ट्रांसफ़र और EFT के ज़रिए हम कंप्यूटर बेस्ड सिस्टम की हेल्प से बैंक स्टाफ के बिना एक बैंक अकाउंट से दूसरे बैंक अकाउंट में फ़ंड ट्रांसफ़र कर सकते हैं, चाहे वो बैंक अकाउंट सेम बैंक में हो या फिर अलग अलग बैंक्स में। ECS इलेक्ट्रॉनिक फंड ट्रांसफ़र का एक मोड है जो बल्क पेमेंट या फिर रेपिटेटिव पेमेंट करने के लिए यूज़ होता है। जैसे किसी कंपनी को अपने 100 एम्प्लॉयज़ को सैलरी देनी है तो वो ECS के थ्रू सबको एक साथ सैलरी दे सकती है, या फिर किसी बैंक को 100 लोगों के अकाउंट से EMI डेबिट करनी है हर महीने की 4 तारीख को, तो ECS के थ्रू सबके अकाउंट से एक साथ EMI डेबिट हो सकती है। एनीवेयर ब्रांच बैंकिंग और ABB फैसिलिटी के द्वारा आप एनीवेयर यानी कहीं भी बैंकिंग फैसिलिटी को यूज़ कर सकते हैं। ये फैसिलिटी के द्वारा आप अपने किसी भी ब्रांच से अपने अकाउंट में ट्रांजैक्शन कर सकते हैं। रिस्क मैनेजमेंट अनफॉर्चुनेट इवेंट्स की संभावना या उनके प्रभाव को कम करने, उन्हें इवैल्यूएट करने और उन्हें कंट्रोल करने को कहते हैं। ATMs बहुत कन्वीनियंट मशीन है जो कस्टमर्स को सेल्फ सर्विस ट्रांजैक्शन जैसे डिपॉजिट्स, कैश विड्रॉल, बिल पेमेंट्स और पैसे ट्रांसफ़र करने में हेल्प करता है। मोबाइल बैंकिंग वो फैसिलिटी है जो अपने कस्टमर्स को एक स्मार्टफोन और टैबलेट जैसे मोबाइल डिवाइस को यूज़ करके कहीं से भी फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन करने में हेल्प करती है। चलिए देखते हैं कि आपको अब तक कितना समझ आया है। द करेक्ट ऑप्शन इज C। रिटेल बैंकिंग सेक्टर केटर्स टू द नीड ऑफ इंडिविजुअल्स। द करेक्ट ऑप्शन इज D। ऑल द मेंशन्ड रिस्क सच एज स्पूफिंग, hacking and phishing are associated with the finance sector. The correct option is D. Both core banking solutions and anywhere branch banking provides banking facility from anywhere across the nation. So that's all from my side. Thank you so much for your time, and now we will meet again in the next session.